Myself Vijaypal from Bright School, Palwas Road, Sikar. Subject Physics, Chapter number 4. कल की क्लास तक अपन 11 क्वेश्चन हल कर चुके थे। आज की क्लास में अपन स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। देखेंगे आप क्वेश्चन में 12 क्या कह रहा है, एक विलगित चालक को दूसरे समकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित से ढक देते हैं। एक विलगित चालक है, मान लीजिए इस प्रकार से, ये एक विलगित चालक है और इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। जो विलगित चालक है इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। माना कि विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या है वो है r। क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अपन क्वेश्चन में 12 की बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन 12 में, एक विलगित चालक दूसरे समकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। एक विलगित गोलीय चालक है, इसको दूसरे समकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। तो एक दूसरा विलगित गोलीय चालक होगा जो कि इसको ढक दे। इस प्रकार से दूसरा गोलीय चालक है जो कि क्या है, पृथ्वी से संबंधित है, भूसंपर्कित है। इस प्रकार से अपन मान लेते हैं जो दूसरा समकेंद्रीय गोलीय चालक जो कि पहले विलगित गोलीय चालक को ढक रहा है उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। उसकी त्रिज्या मान लेते हैं r। ठीक, क्या माना आपने, सबसे पहले माना कि विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या, माना कि विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r2 है। जो विलगित गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या स्मॉल r2 है। ठीक, अब दूसरा समकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी संबंधित है से ढक देते हैं। ठीक है, तो इससे जब ढक रहे हैं तो अपन ये मान लेते हैं तथा दूसरे समकेंद्रीय गोलीय चालक की त्रिज्या स्मॉल r1 है। क्वेश्चन में क्या कहा, दोबारा देख लीजिए आप। सबसे पहले कहा कि विलगित गोलीय चालक, एक विलगित गोलीय चालक को दूसरे समकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। तो इनकी आगे दे रखा है, तो इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात, इन गोलीय चालकों की त्रिज्याओं का अनुपात प्रश्नानुसार जो विलगित गोलीय चालक है इनकी त्रिज्या का अनुपात दैट मींस r1/r2 इज इक्वल टू n/n-1। ये क्वेश्चन में दे रखा है। जो क्वेश्चन में दे रखा है, एक विलगित गोलीय चालक है, इसको दूसरा समकेंद्रीय गोलीय चालक जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं। तो इनकी त्रिज्या का अनुपात दे रखा है r1/r2 इक्वल टू n/n-1। फिर क्या पूछा है, सिद्ध कीजिए कि संयोजन से गोलीय चालक धारिता n गुना बढ़ जाएगी। आपको सिद्ध करना है कि संयोजन से गोलीय चालक, जो विलगित गोलीय चालक है, इस विलगित गोलीय चालक की धारिता n गुना बढ़ जाती है। तो माना कि विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या r2 है, तो धारिता क्या होगी, तो धारिता C इक्वल अंदर वाले एक विलगित गोलीय चालक है, धारिता फॉर्मूला क्या होता है, C इक्वल टू 4πε0 इनटू r। आप पढ़ चुके हो, तो क्या होगा, C इक्वल टू 4πε0 इनटू r2। ये विलगित गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या क्या है r2। इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, इसको कहेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो धारिता बतानी है कि जब इसको समकेंद्रीय गोलीय चालक से ढक देते हैं तो धारिता है वो n गुना बढ़ जाती है। ये धारिता n गुना बढ़ जाती है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए आप यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ आपको, जब इस विलगित गोलीय चालक एक दूसरे समकेंद्रीय चालक गोला जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से संबंधित है से ढक देते हैं तो ये एक गोलीय समधारित्र की भांति व्यवहार करता है। किसकी भांति करता है, गोलीय समधारित्र की भांति। कर रहा है नहीं कर रहा बता दो।
और गोलीय समधारित्र की धारिता क्या होती है? गोलीय समधारित्र की धारिता, गोलीय समधारित्र की धारिता, गोलीय समधारित्र की धारिता C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R। C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R। ये आप पढ़ चुके थे। गोलीय समधारित्र की धारिता फॉर्मूला था, गोलीय समधारित्र की धारिता क्या होती है? C डैश इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 R2 अपॉन R1 माइनस R। ये इक्वेशन नंबर कौन सा हो जाएगा? जी। इसमें क्या करेंगे आप? इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से R1 की वैल्यू निकालेंगे और 4 में रखेंगे। क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 2 से R1 इज इक्वल टू n अपॉन n माइनस 1, n अपॉन n माइनस 1 इंटू R2 इक्वेशन नंबर 4 से 3 में रखना। 4 से क्या रखेंगे? 3। इक्वेशन नंबर 4 से 3 में रखेंगे तो C डैश इक्वल टू क्या बन जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन इंटू R1 की वैल्यू क्या है? n अपॉन n माइनस 1, n अपॉन n माइनस 1 इंटू R2 R1 की वैल्यू यहां से यहां रखा, n अपॉन n माइनस 1 इंटू R2 मल्टीप्लाई में क्या है? R2। ठीक है, इसी प्रकार से यहां पे रखेंगे आप R1 की वैल्यू n अपॉन n माइनस 1 इंटू R2 माइनस R। क्या किया? ये R1 की वैल्यू यहां रखा, R1 की वैल्यू n अपॉन n माइनस 1 इंटू R2 माइनस R2। तो C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n अपॉन n माइनस 1 R2 का स्क्वायर, दोनों से क्या कॉमन आएगा? R2 कॉमन आएगा, तो क्या बचेगा? n अपॉन n माइनस 1 माइनस 1। इस स्क्वायर को इससे कैंसिल कर देंगे, क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन 0 n अपॉन n माइनस 1 n अपॉन n माइनस 1 इंटू n 4 पाई एप्सिलॉन 0 n अपॉन n माइनस 1 इंटू R2। क्या हो जाएगा? n इसका कैंसिल किया जाएगा n माइनस 1 से कैंसिल हो, क्या बचेगा? n माइनस, यहाँ 1 है, n माइनस 1 टाइम जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस n प्लस 1। ये हो जाएगा n माइनस 1 से कैंसिल होगा, n से n कैंसिल होगा, क्या बचेगा? C डैश इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 n R2, n को रखा पहले, तो n इंटू 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू R2। इक्वेशन नंबर कौन सा होगा? ये इक्वेशन नंबर 4 तक हो चुका था, ये नंबर 5 हो जाएगा। अब 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 किसकी वैल्यू है? 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2 किसकी है? C की। तो इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू कहाँ रखेंगे? 5 में रखेंगे, तो C डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n तो है 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2, क्या किसका मान है? C का, तो क्या हो जाएगा? n C। तो धारिता का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? जब विलगित गोलीय चालक था तो धारिता इसकी C थी, और जब इसको दूसरे संकेत चालक गोला जिसका बाहरी पृष्ठ पृथ्वी से समृद्ध है से ढक देते हैं, तो धारिता का मान कितना गुना बढ़ जाएगा? n गुना। तो आप यहां लिख देंगे, अतः धारिता का मान स्मॉल n गुना बढ़ जाता है, स्मॉल n गुना बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 12 आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इसको देख लो बार आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? एक समांतर प्लेट समुदाय द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व है। ऊर्जा घनत्व है U की वैल्यू दे रखी है। जो गिवन डेटा आज है वो आप पहले लिखेंगे इसके लिए। U इज इक्वल टू एक क्वेश्चन क्या है 13, एक समांतर प्लेट समुदाय द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व है 4.43 into 10 पावर -10 जूल प्रति मीटर क्यूब। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? ऊर्जा कौन आयतन, ऊर्जा हमारा जूल होता है, आयतन में मीटर क्यूब होता है। तो ये दे रखा है संचित ऊर्जा घनत्व। उसके बाद कह रहा है संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र तीव्रता ज्ञात करनी है, E का मान ज्ञात करना है, ठीक है। और एप्सिलॉन 0 का मान भी दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, एप्सिलॉन 0 का मान भी दे रखा है। एप्सिलॉन 0 इक्वल टू 8.85 into 10 पावर -12, ये इसकी वैल्यू दे रखी है। तो संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E का स्क्वायर। फॉर्मूला ये होता है, आपको E का मान ज्ञात करना है तो E स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में आएगा, क्या हो जाएगा 2U, मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? रूट ऑफ 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट। 2U की वैल्यू क्या है? 4.43 into 10 पावर -10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? 8.85 into 10 पावर -12। तो E का मान निकालेंगे आप न्यूटन प्रति कूलम में, ठीक है। इसको हल कर लेंगे, ये इसका आंसर है। तो इसमें सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व और वेग का मान पूछा है। तो आपने क्या किया? संधारित्र में संचित ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला होता है U इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू E का स्क्वायर। यहाँ से क्या करेंगे अपन? E का मान निकालना है। E स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट, 2U अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। E स्क्वायर इक्वल टू ये है, E इक्वल टू अंडर लगा देंगे तो E का मान आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में एक डायग्राम दे रखा है। प्रकार से के बीच में जुड़ा हुआ है। डिस्टेंस दे रखी है इनके बीच में, वो है स्मॉल डी। ये भी स्मॉल डी है, ये भी स्मॉल डी है और ये भी स्मॉल डी है। क्वेश्चन 14 की बात करते हैं। ये ऐसे एक डायग्राम यहाँ दे रखा है और बिंदु के नाम दे रखे हैं इसके अंदर, कैपिटल A और B। ये जो बिंदु है वो कैपिटल A है और ये बिंदु कैपिटल B। A और B के दो बिंदु हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस चित्र में जो निकाय दे रखा है इसके मध्य धारिता कितनी होगी? ये क्षेत्रफल केवल A हो, दूरी स्मॉल d हो। क्षेत्रफल केवल A है, दूरी स्मॉल d है, तब इसमें धारिता का मान पूछा है। ये आपका ए डायग्राम दे रहा है, एक बाय और दे रहा है। तो क्षेत्रफल दे रखा है कैपिटल A, क्या दे रखा है? क्षेत्रफल कैपिटल A, दूरी दे रखी है प्लेटों के बीच में स्मॉल d। तब A और B की मध्य धारिता पूछी। अब आपको चेक करना है कि समांतर क्रम है या श्रेणी क्रम है। मान लीजिए अपन यहाँ प्लस यूज करते हैं तो पूरी प्लेट प्लस का आएगा और इसमें किसका आएगा? प्लस का। और यहाँ अगर माइनस यूज करते हैं तो इस प्लेट पर किसका आएगा? माइनस का। इसमें किसका आएगा? माइनस का। अब देखिए प्लस इस पे है और माइनस इस पे है, तो एक संधारित्र बन गया। प्लस इस पे माइनस इस पे, एक संधारित्र आपका ये बन गया। इसमें बीच से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो एक संधारित्र ये बन रहा है, एक संधारित्र ये बन रहा है। अब इस श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में? देखिए आप, ये संधारित्र पहला है, ये दूसरा है। इसकी पहली प्लेट प्लस है और इसकी पहली प्लेट प्लस है, ठीक है। और
इनकी इस संधारित्र की दूसरी प्लेट, इसकी दूसरी प्लेट, दोनों के से माइनस से। तो दिया गया संयोजन क्या है? दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दिया गया परिपथ, दिया गया परिपथ दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन, दो संधारित्रों का समांतर क्रम संयोजन। दोबारा देख लीजिए, ये डायग्राम दे रखा था, यहाँ प्लस ले लिया, वहाँ माइनस ले लिया। जब ये प्लस लिया तो ये पूरी प्लेट किसकी हो जाएगी? प्लस की, और ये भी किसकी होगी? प्लस की। उसको माइनस किया तो ये भी माइनस का होगा, ये भी क्या होगा? माइनस का होगा। तो प्लस और माइनस एक संधारित्र यहाँ बन रहा है, प्लस और माइनस एक संधारित्र आपका यहाँ बन रहा है। ये पूरी प्लेट प्लस का आएगा, जब यहाँ प्लस तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का। तो ये माइनस का यहाँ पे आएगा माइनस का। तो एक संधारित्र आपका यहाँ बन रहा है, एक यहाँ बन रहा है, दो संधारित्र हो गए। अब क्वेश्चन यहाँ ये आता है कि ये श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम में है, श्रेणी क्रम में है या समांतर क्रम। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? देखेंगे आप इस संधारित्र को चाहिए हो दोनों की पहली प्लेट एक साथ, ठीक है बात। इसके बाद में इसके अंदर इसकी और इसकी दोनों की दूसरी प्लेट एक साथ जुड़ी हुई है, तो अपन कह सकते हैं कि दोनों